नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम डेट आपकी ऑलरेडी घोषित हो चुकी है 2024 में। मैथ का अगर पेपर देखेंगे तो 12 जनवरी को आपका जो है लगा हुआ है, जिसके लिए हम आपको मॉडल पेपर जो है वो मैथ का करा रहे हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट मॉडल पेपर कौन से सब्जेक्ट का आपको जो है वो चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट में क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है। बाकी प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो फोर्थ सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड सारी चीजें आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी, जो कि हम ऑलरेडी सारी चीजें आपको पहले करा चुके हैं। तो मिलते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला बहुविकल्पी है 125 जो है उसकी घातांक में 2/3, इसका मान जो है वो क्या होगा। 625, 25, 5, 50। आप भी साथ में सॉल्व करते चलिएगा मेरे साथ, कॉपी पेन जरूर लेकर बैठिएगा और कमेंट में आंसर जो है वो बताते रहिएगा। तो देखिए 125 लिखा है और उसकी घातांक में 2/3 जो है वो लिखा हुआ है। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 125 है हम ऐसा कर लेते हैं, अंदर वाली वैल्यू को जो बाहर आपका घातांक में मान है उसको हम सरल कर सकें। तो 125 को हम किसके क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं, स्क्वायर के फॉर्म में तो लिख नहीं सकते हैं। तो हम 5 के क्यूब जानते हैं, कितना होता है 5 का क्यूब, 125 होता है। तो 125 को 5 का हम क्यूब लिख सकते हैं। फिर आप मंझला वाला ब्रैकेट लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा अंदर वाला जो ब्रैकेट है वो अलग है, बाहर वाला अलग है। और इसका जो टोटल पावर है वो आपकी 2/3 है, तो हम ऐसे ही लिख देंगे। अब जब घातांक की घातांक लगी होती है तो ये क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो कुछ इस प्रकार से ये होगा 3 गुणे में 2/3 है। जब ये आपस में मल्टीप्लाइड होगी तो 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ पर आपका इस 3 से ये 3 कट जाएगा, बचेगा केवल आपका 2। यानी अगले स्टेप में आपका 5 की घात 2 जो है वो बचेगा। और 5 की घात 2 होता है आपका 25। तो 25 यहाँ से आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। आंसर आपका बी वाला 25 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं हमारा बहुविकल्पी है 0.00032। इसकी टोटल की पावर 0.6 है। इसका मान आपको जो है वो बताना है। मैंने बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल जाते हैं एक ना एक पेपर में, जब ज्यादा दशमलव लगे हों या यानी कि दशमलव के बाद काफी शून्य लगे हों, इस टाइप के। देखिए इसको कैसे करेंगे, ये 4 ऑप्शन है, आप भी जरूर बताइएगा कमेंट में। तो सबसे पहले हम सेम चीज हमने क्या कहा कि जो घातांक में आपकी वैल्यू लिखी हुई है इसके फॉर्म में आपको इसको सरल करना है। तो आप क्या इसको लिख सकते हैं, 0.00032 और टोटल की जो पावर है 0.6। अगर हम दशमलव हटाते हैं तो बटे में आपका 0 लग जाता है, तो बटे में हम 6/10 करके ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये समझिए कि जब 6/10 आ गया, अब अंदर वाला जो मान दे रखा है इसको भी हम ऐसा कुछ बना लें कि जो 6/10 है वो आपका कट जाए, जैसे हमने ऊपर देखा था। तो सेम चीज हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि जो 32 है ये किसके कितनी पावर में होता है। या तो आपको नहीं समझ में आ रहा तो 32 का आप एलसीएम भी ले सकते हैं। तो 2 से काटेंगे तो 2 1 जा 2, एक इधर जाएगा, 2 6 जा 12। फिर 2 से काटेंगे 2 8 जा 16। फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, और फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, और फिर 2 से काटेंगे तो 2 एक नम 2 या 1 2 3 4 5। यानी कि 2 की घात जो 5 होती है वो आपकी 32 के बराबर होती है। अब यहाँ पर ये भी आपको देखना जरूरी है कि दशमलव जो है उसके बाद संख्या 1 2 3 4 5, यानी कि आप इसे 0.2 का जो है घातांक में 5 जो है वो लिख सकते हैं। इसको 0.00032 को आप 0.2 की घात 5 लिख सकते हैं। ठीक है, आपने लिख लिया। अब एक और ब्रैकेट बदल के लगाएंगे और टोटल की पावर आपकी 6/10 है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो घातांक में 6/10 आपका आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने क्या कहा जब घातांक की घातांक लगी होती है तो आपस में गुणा हो जाती है। तो ये आपकी 5 गुणे 6/10 हो जाएगी इस टाइप से। इसको ऐसे समझिए 5 गुणे 6/10। 5 से काटेंगे, 5 का 5, 5 दूना 10, तो 6/2 आया। तो ये आपका 6/2 आएगा। ठीक है, अब 6/2 क्या कट रहा है, तो 2 एक 2, 2 3 6, तो ये भी कट जाएगा। तो आपकी घातांक आखिरी में कितनी बची, 3 आपकी घातांक जो है वो बची, और एक खाली आपका जो है वो ब्रैकेट बचा। तो 0.2 की घात 3 आपका बचा। अब इसको कैसे लिखेंगे, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, 3 बार लिखा है ना घातांक में 3। अब इसको गुणा करेंगे तो 2 टू जा 4, 2 जा 8, तो आपका 8 आएगा। और समझिए जो दशमलव है एक यहाँ पर भी है दशमलव, एक यहाँ भी, एक यहाँ भी है। तो दशमलव 0 0 टोटल 3 है, तो अब दशमलव के बाद संख्या देख लीजिए 1 2 3, यानी कि 0.008 आएगा। और आप 0
पॉइंट के आगे भी जो है वो लगा सकते हैं। तो 0.008 आपका सी वाला आंसर जो है वो आ जाएगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप करे ले रहे हैं तो फिर आपको पेपर में किसी भी टाइप की दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। लास्ट में आप अपना स्कोर अवश्य बताइएगा कि आपके टोटल में से कितने प्रश्न सही रहे। तीसरा बहुविकल्पी देखते हैं कि एक सिक्के के साथ पासे को भी फेंका जाता है तो चित तथा सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। चित और सम, सम मतलब पट, मतलब दो साइड होते हैं ना सिक्के के, तो वही कह रहा है कि जब सिक्के को फेंका जा रहा है तो उसके लिए जो बात की गई है वो इस चित वर्ड की बात की गई है, यानी कि एक साइड की, सिंगल साइड की। दो साइड होती है ना, चित और पट। सेम चीज पासे को जब फेंका साथ में जा रहा है तो उसके लिए सम की बात की गई है। तो ये आपको बताना है। जैसे पासे होते हैं उसमें नंबर 1 2 3 4 5 6 होते हैं, उसमें सम संख्याएं होती है, विषम संख्याएं होती हैं। तो सम संख्याएं क्या है, वो भी उसका एक आधा भाग है। बात को समझिए। जो एक सिक्का होता है उसके दो पहलू होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है टेल। ठीक है। तो जब इसमें हम बात करते हैं प्रायिकता की, केवल एक नंबर, यानी केवल अगर हम आपसे पूछे हेड आने की प्रायिकता क्या है तो आप कहेंगे आधी प्रायिकता हेड की है, आधी टेल की है, तो 1/2 होती है। ठीक है। सेम चीज यहाँ पर इस चीज को समझिए कि जो पासे होते हैं उसमें टोटल 6 नंबर होते हैं। ऐसे करके देखिए, 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर सम संख्याएं अगर कहेंगे तो 2 होती सम संख्या, 4 होती है और 6। तो ये भी विषम कितनी बची, 1 3 और 5। तो यहाँ पर भी क्या है, जो सम संख्या आने की जो प्रायिकता है पासे में, वो भी कितनी है, वो आधी है। यानी आधी प्रायिकता सम संख्या की है, आधी प्रायिकता विषम संख्या की है। ठीक है। तो जो चित है उसकी प्रायिकता और आधी, और जो सम है उसकी प्रायिकता आधी। तो यही कह रहा है कि जब दोनों को एक साथ फेंका जाए तो आधा और आधा जो प्रायिकता है वो आपकी 1/2 और 1/2 टोटल 1/4 हो जाएगी। आपको जोड़ना नहीं कि आधा आधा जोड़ के एक कर दिया, प्रायिकता आपकी 1/4 जो है वो डी वाला आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका चौथा प्रश्न कि एक शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर दे रखी है और त्रिज्या जो है आपकी 8 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपको शंकु का वक्रपृष्ठ जो है वो बताना है। तो देखिए, शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होती है, मैंने आपको बताया था, जो तिरछी ऊंचाई होती है इसे हम एल से प्रदर्शित करते हैं। एल बराबर आपका 21 सेंटीमीटर प्रश्न में दे रखा है। त्रिज्या आपकी आर होती है तो हमने वो भी लिख लिया, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है। शंकु का जो वक्रपृष्ठ होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो पाई जो है इसकी जगह हमने 22/7 रख दिया। एक किसी ने प्रश्न पूछा था कि सर पाई का मान कब रखते हैं प्रश्न में, ये कैसे पता चलता है। तो आप आंसर में देखिए, ऑप्शन में देखिए, क्या पाई में वैल्यू आ रही, नहीं आ रही है, तो आपको पाई का मान रखना पड़ेगा। अगर ये प्रश्न अति लघु या लघु में आया होता तब पाई का मान रखेंगे कि नहीं, तो वैसी स्थिति कई बार क्या होती है। एक क्वेश्चन आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में आया था कि एक आयत था, उसको मोड़ कर क्या बना दिया गया था, शायद वृत्त या गोला कुछ बना दिया गया था। उस कंडीशन में क्या था, दोनों फॉर्मूले बराबर रखे गए थे और पाई का मान पाई से कट जा रहा था। तो वहां पर आपको सिचुएशन देखनी होती है कि पाई का मान रखना जरूरी है, क्या पाई का मान रखने से वो चीज सरल हो रही है, तो आप पाई का मान रखिए, वरना नहीं रखिए। आर की वैल्यू कितनी है आपकी, 8 है। एल की वैल्यू आपकी कितनी है, 21 है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे 7 से काट सकते हैं, 7 यहाँ 21 होता है, तो 22 × 8 × 3 आप करेंगे तो आपका 528 वर्ग सेंटीमीटर, ये आंसर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला और लास्ट जो है वो बहुविकल्पी है। और वीडियो पसंद आए लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। और किसी संख्या और उसके वर्ग का योग आपको 182 जो है वो दे रखा है, तो वो संख्या आपको जो है वो बतानी है। देखिए कैसे करेंगे। कह रहा है कोई संख्या है, तो संख्या हमको तो पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, संख्या जो है उसको x मान लेंगे, और संख्या और उसका वर्ग लिखा है, उसका योग 182 है। और उससे फिर हम समीकरण को सॉल्व करेंगे, तो उसमें क्या होगा, आपका समय लगेगा। अब इस प्रश्न को हम इस तरीके से नहीं करेंगे, हम इसको करेंगे ऑप्शन से। एक चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा, कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चन नहीं नॉर्मली जैसे बहुविकल्पी में आते हैं, नहीं आपको समझ में आ रहा है, तो आप ऑप्शन से भी करना कोशिश किया करिए। कई बार ऑप्शन से हो जाते हैं। कह रहा है कोई संख्या है, तो अब 91 हमने ले ली जैसे, और कह रहा है उसका वर्ग का योग। अब अगर 91 का आप वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो क्या कभी उसका टोटल 182 आएगा, वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो 92 तो कभी आंसर नहीं होगा। 13 हो सकता है, कम छोटी संख्या है। 28 का भी अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 182 से बहुत ऊपर निकल जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 15 भी आपका हो सकता है। तो 13 और 15 दो ऑप्शन आप चेक कर लीजिए। 15 का स्क्वायर आपका होता है 225, तो ये भी आप देखिए, तो 182 से ज्यादा है, तो 15 भी आपका ऑप्शन कट जाएगा, 13 ही आपका आंसर सही होगा। 13 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 169,
और 169 जो है उसमें अगर आप 13 जोड़ दें तो 182 के बराबर हो जा रहा है। प्रश्न यही कह रहा था, कोई संख्या है तो कोई संख्या 13 है और उसका जो वर्ग है उसका वर्ग 169 है और उसका जो योग है यानी इन दोनों का जो योग है वो 182 के बराबर है, तो बिल्कुल है आप कहेंगे। इस टाइप से आप कर सकते हैं। तो कई बार ऑप्शन भी देख लिया करिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऑप्शन से भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। छठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। आप समांतर चतुर्भुज यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। कह रहा है उसके विकर्ण एसी और बीडी एक दूसरे को ओ बिंदु पर काट रहे हैं, तो ये आपका एसी है, ये आपका जो है वो बीडी है। ये एक दूसरे को किस पर काट रहे हैं? ओ बिंदु पर जो उसको काट रहे हैं। प्रश्न आगे ये भी कह रहा है कि जो डी ए सी है, डी ए सी, ये आपकी वैल्यू 32 डिग्री दे रखी है और ए ओ बी का मान आपको बताना है, ए ओ बी का, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है ये बताना नहीं, ये भी 70 डिग्री दे रखी है। डीबीसी की वैल्यू बतानी है, यानी कि डीबीसी ये वाली वैल्यू आपको जो है वो बतानी है। अब समझिए इसको हम करेंगे कैसे। जो जो चीजें प्रश्न में दे रखी हैं, सबसे पहले कभी भी आप डीएलएड के लेवल पर करेंगे तो उसको लिख कर जरूर दर्शा देंगे कि ए ओ बी का मान आपका 70 डिग्री दे रखा है, ठीक है। डी ए सी का जो मान है वो आपको प्रश्न में 32 डिग्री दे रखा है। और ये अगर आप ध्यान देंगे तो ये वाली जो लाइन है ना, बी ओ सी वाली, ये वाली लाइन जो है, ये वाली, ये एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा पर हमेशा जो कोण होता है वो टोटल आपका 180 डिग्री बनता है। ये आपका टोटल कितना बनेगा? 180 डिग्री। अगर इतना मान आपका 70 दे रखा है तो बचा हुआ मान कितना होगा? आप 180 में से 70 को घटा सकते हैं, तो ये वाला मान 110 डिग्री आपका आएगा। यानी बी ओ सी की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आ जाएगी? वो आपकी आ जाएगी बी ओ सी वैल्यू 110 डिग्री, ये आपकी आ जाएगी। अब एक चीज आप थोड़ा सा और फोकस करिए, तो अब आपको एकांतर कोण जो है वो समझना होगा। इस टाइप को इस चित्र से समझिए, जैसे एक ये लाइन खींची हुई है और एक आपकी ये लाइन खींची हुई है। इससे एक ये तिरछा लाइन जो है आपकी इस टाइप से कटी हुई है। एक एंगल आपका यहाँ पर नंबर दे देते हैं, 1 2 3 4 और 5 6 7 8, इस टाइप से। अब यहाँ पर जो आपके मान दे रखे हैं, जैसे ये ऊपर वाली रेखा एल हो गई, ये आपकी एम हो गई। यहाँ पर हम समझ रहे हैं एकांतर कोण को। ये जो दो आपका एंगल होगा ये इस 8 के बराबर होगा। ये वाला जो आपका एक वाला एंगल होगा ये आपके 7 के बराबर होगा। जो आपका ये एंगल 4 वाला होगा ये आपके इधर 5 वाले के बराबर होगा और जो 3 वाला है वो इस 6 के बराबर होगा। सेम चीज यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, इस रेखा को अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें तो ये जो 32 वाला एंगल होगा ये इधर वाले एंगल, इसको रब करते हैं, ये जो 32 वाला एंगल है ये आपके इधर वाले एंगल के बराबर होगा, ये भी आपका 32 हो जाएगा। इसे हम कहते हैं एकांतर कोण। तो यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे, जो भी चीज आप बताएंगे उसमें लिखेंगे जरूर कि ये एंगल इसके बराबर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? जो एंगल डी ए सी है ये आपका बराबर है एंगल ए सी बी के, और ये कितना मान है इसका? 32 डिग्री। ये वाला मान हमें 32 पता चल गया, ये हमने आपको पहले ही बता दिया था 110 डिग्री था। बचा आपका कौन सा? ये वाला एंगल। आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, बस आप वही लगा देंगे। तो 110 डिग्री आपका प्लस 32 डिग्री आपका, और प्लस जो निकालना है आपको डी बी सी, वो वाला लिखेंगे डी बी सी। इन तीनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। 110 में 32 जोड़ेंगे तो आपका 142 होगा। तो यहाँ से एंगल डीबीसी का जो मान निकालेंगे तो 180 में से आप 142 को घटा देंगे, तो घटाने पर कितना मान होगा? आपका 38 डिग्री जो है वो प्राप्त होगा। और जो आपका डीबीसी है ये वाला टोटल वाला यही ओबीसी के बराबर होगा। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर आप ओबीसी करके ही दर्शाएं, क्योंकि आप त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप ओबीसी लिखें हैं और लास्ट में आप इसको लिख के दर्शा दें कि ओबीसी का मान 38 डिग्री आ गया और आपसे प्रश्न में डीबीसी पूछा गया था, यानी कि ये पूरा नीचे से पूछा गया था, तो आप लिख दीजिए एंगल डीबीसी जो है ये बराबर होगा एंगल ओबीसी के और बराबर 38 डिग्री, आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप से इस प्रश्न को आप कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका है सातवां, कि किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 165 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसकी ऊंचाई आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर की, और कह रहा है यदि एक समांतर भुजा दूसरे को
दूसरी की दो गुनी है। यदि एक समांतर भुजा क्या है, दूसरे की दो गुनी है। तो भुजाएं आपको जो है वो बतानी है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज, इसकी भुजा मान लेते हैं। इसकी एक भुजा हमने मान ली, का मान क्या है, ए मान लिया हमने, ठीक है। अब दूसरी भुजा कितनी हो जाएगी, क्योंकि प्रश्न कह रहा है ना कि एक समांतर भुजा दूसरे की दो गुनी है, तो दूसरी भुजा आपकी ऑटोमेटिक इसकी दुगनी हो जाएगी। तो दूसरी भुजा आपकी क्या हो जाएगी, 2a हो जाएगी। या हम ऐसा करते हैं, इसको x के फॉर्म में मानते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में हम लिखेंगे a प्लस बी, फिर वहां पर आपको कंफ्यूजन ना हो। इसको हम x के फॉर्म में मानते हैं, यानी इसको x मान लेते हैं, तो ये आपका 2x हो जाएगा, 2 गुना 2x। अब देखिए प्रश्न में ये कह रहा है कि समलंब जो है चतुर्भुज, उसका क्षेत्रफल दे रखा है। तो हम लिख लेते हैं कि क्षेत्रफल हमको दे रखा है 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऊंचाई यानी कि h भी आपको दे रखी है, तो वो भी हम लिख लेते हैं कि वो दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको, और पहले भी मैंने आपसे कहा है, फॉर्मूले अगर आपको नहीं याद होंगे तो फिर आप प्रश्न नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी मेन मेन फॉर्मूले हैं उनको जरूर याद रखिएगा। समलंब चतुर्भुज का जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, क्षेत्रफल का, वो होता है 1/2 ए प्लस बी, यानी कि जो दोनों भुजाएं हैं, और मल्टीप्लाइड में एच। यहाँ पर ए प्लस बी था ना, इसीलिए मैंने वहां से एक्स और 2x कर दिया था, फिर ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो। और इसी को हम बोलते कैसे हैं, कहते हैं 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। ये किसका होता है, समलंब चतुर्भुज जो है उसका क्षेत्रफल का। अब यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं 1/2। ए की वैल्यू आपकी कितनी है, तो आपकी x है। बी की वैल्यू कितनी है, तो आपकी 2x है। और प्लस मल्टीप्लाइड में आपका जो है वो h है। h का जो मान है वो आपका कितना था, 10 था, वो भी रख देते हैं यहाँ पर, गुणे 10। और जो समान समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो भी आपको 165 दे रखा है, तो उसको भी प्रश्न में जो है वो रख देते हैं 165। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, x और 2x आपका जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ये अंदर जुड़ने के बाद आपका 3x हो जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ जो बटे में आपका 2 है, इससे आप इसको 5 को काट सकते हैं, तो 2 पंचे 10 होता है, आप इस टाइप से काट सकते हैं। 5 × 3x, तो आपका कितना होगा, 15x हो जाएगा। और यहाँ पर आपका 165 है। ये सारी चीजें हम रफ कर रहे हैं, हम डायरेक्ट जो वैल्यू निकल कर आई वो लिख रहे हैं। तो आपका आया 15x बराबर 165 के। तो x की वैल्यू आप निकालेंगे, तो 162/15 आप करेंगे, तो आपका मान x का 11 जो है वो निकल के आ जाएगा। x की जो वैल्यू 11 निकल कर आई है, वो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि समांतर भुजा दूसरे की दोगुनी, तो भुजाएं ज्ञात की है। तो हमने पहली जो भुजा थी उसको क्या माना था, वो हमने माना था x, और उसका जो x का मान है वो आपका निकल कर आ गया, यानी कि जो पहली भुजा है वो आपकी कितनी है, तो 11 है। और दूसरी जो हमने भुजा मानी थी वो हमने मानी थी 2x, तो उसकी जगह हम x का मान फिर से रख देते हैं, तो 2 × x की जगह 11, तो 11 दूना आपका 22 जो है वो हो जाएगा। तो इस टाइप से आपकी जो दूसरी भुजा है वो आपकी 22 जो है वो निकल करके आ जाएगी। और लास्ट में आप लिख भी सकते हैं कि अतः समलंब चतुर्भुज की जो समांतर भुजाएं हैं वो 11 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर होंगी। यूनिट जरूर लिख दीजिएगा इस टाइप से। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, 8वां। टोटल 11 तक प्रश्न देखेंगे, जैसे हमने मॉडल पेपर 1 में जो है वो देखा था। प्रश्न आपका है, कह रहा है कि किसी लंबाई का 8वां भाग और 12वां भाग मिलकर जो है वो 80 मीटर है, तो आपको लंबाई जो है वो बतानी है। आप बताइए कैसे करेंगे। तो आप क्या कहेंगे कि लंबाई को हम जो बताना है वही x मान लेते हैं, तो माना लंबाई बराबर जो है वो आपकी x। अब प्रश्न जो कह रहा है बस वैसे ही आपको करना है, ये नहीं कि अरे इतना कठिन आ गया डर गए पहले ही। कह रहा है लंबाई का 8वां भाग, तो लंबाई हमारी x थी, ठीक है, इसका 8वां भाग यानी कि बटे 8, 8वां भाग, 8वां हिस्सा, प्लस इन दोनों का कह रहा है ना मिलकर। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, मिलकर 80 मीटर है ना, तो इसीलिए हम प्लस लगाएंगे। और कह रहा है कि 12वां भाग इसी का, यानी कि x का ही जो है वो 12वां भाग, ये मिलकर कितना है, 80 है। ये बस इतना सिंपल से कह रहा था। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 12 और 8 का एलसीएम कितना होता है, तो 96 होता है, 96 होता है। 8 12 96 कितनी बार में जाता है पहाड़े में, तो 12 बार में जाता है। तो 12 को ऊपर वाले संख्या से x से गुणा करेंगे तो 12x आ जाएगा, प्लस 12 के पहाड़े में 98, 12 8 जा 96 होता है ना, तो 8 को ऊपर करेंगे गुणा, तो 8x हो जाएगा, और बराबर में जो है वो 80। 12x प्लस 8x, और इस टाइप से आया तो ये 96 इधर मल्टीप्लाइड में चला जाएगा,
तो आप इसको आगे क्या लिख सकते हैं, 12x और 8x जोड़ेंगे तो 20x हो जाएगा, या इसको हम पूरा ही सब लिख देते हैं 80 गुणा ना करके, ताकि सॉल्व हम काट के कर सकते हैं। ये 20x बराबर 80 गुणे 96 आएगा, x बराबर आएगा तो 20 बटे में आ जाएगा, तो 20 आपका ये बटे में आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 20 सेकंड हम 20, 20 चौके 80 होते हैं ना, 2 4 जा 8, इसलिए 96 को 4 से गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, तो x की वैल्यू आपकी 384 जो है वो निकल करके आ जाएगी। 384 x का मान आपका आ जाएगा। और यही आपसे पूछा गया था, लंबाई बताइए, और लंबाई को ही हमने x माना था, और x का मान आपका 384, यानी अतः लंबाई 384 आपकी मीटर में जो है वो आ जाएगी, क्योंकि जो प्रश्न में आपकी वैल्यू दे रखी है वो मीटर में दे रखी है। लंबाई बराबर x मीटर ही मान लीजिए, तो ऐसे और ज्यादा सही होगा। तो ये हो गया हमारा 8वां प्रश्न। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न 9वें की तरफ। 9वां प्रश्न आपका है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग जो है वो 365 जो है वो हो। अब देखिए क्रमागत धनात्मक की बात की गई है। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या है, जैसे एक संख्या आपकी एक है तो उसकी जो अगली संख्या होगी वो क्या होगी, दो होगी। तो एक से दो कैसे आई, इसी एक में जो है वो एक जोड़ कर आई। तो अगर आप यहाँ पर संख्याएं मानेंगे, क्रमागत की जब बात हो गई हो, तो आप क्या करेंगे कि जो पहला धनात्मक क्रमांक मानेंगे, पहला धनात्मक इसलिए कहा है, क्लियर किया है कि आप माइनस में ना माने, पहला धनात्मक जो पूर्णांक होगा वो आप क्या कहेंगे, वो हो जाएगा आपका x। ठीक है, अब ये कह रहा है कि दो क्रमागत है, अब यहाँ पे अगला क्या मानेंगे, तो x+1 मानेंगे। तो हमने अभी बताया ना इसी एग्जांपल से आपको, तो यहाँ पर आप दूसरा धनात्मक जो पूर्णांक है वो क्या मानेंगे, x+1। मैंने बताया ना कि जैसे एक संख्या एक है, अब क्रमागत अगर क्रम से चलेंगे तो अगली क्या आएगी, दो आएगी, फिर अगली क्या आएगी, तीन आएगी। तो दो से तीन कैसे आ रहे हैं, इसमें एक जोड़ कर आ रहे हैं। तो इसलिए अगर आपने एक को x माना है तो अगली कैसे आएगी, अगली x+1 करके आएगी। इस टाइप से आप इसे मान सकते हैं। तो दूसरी आपकी x+1 आपने मान ली। अब ये भी कह रहा है जिनके वर्गों का योग 365 है। अब यहाँ पर हम वही चीज को करेंगे प्रैक्टिकल। तो देखिए x आपका हो गया, x का जो स्क्वायर है प्लस x प्लस जो 1 है इसका जो स्क्वायर है, और इन दोनों का टोटल 365 के बराबर है। ये प्रश्न आपसे कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग जो है वो 365 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर तो आपका ऐसे ही रहेगा, प्लस x+1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है a+b का होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो फॉर्मूले आप जरूर ध्यान रखिएगा सारे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ऐसे रहने दीजिए, प्लस 2x यानी कि 2ab। ऐसे होगा ना, 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो 1 का तो कोई मतलब नहीं है, तो 2x क्या आपका 2x बचेगा, तो वही डायरेक्ट 2x आपका हो जाएगा, बराबर में आपका 365। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो दोनों जोड़ के क्या हो जाएंगे, 2x स्क्वायर हो जाएंगे। बिल्कुल आपने सही सोचा। प्लस यहाँ पर 2x आप देखिए, तो इसको आप इसी सीरियल से लिख लीजिए, और ये आपका जो है वो प्लस का 1 और बराबर में 365। अब ये जो 1 है ये प्लस में है, ये बराबर के उधर जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा, तो उधर जाके घट के कितना हो जाएगा, 364 हो जाएगा। ये उधर जाके घट जाएगा तो 364 हो जाएगा। अब इससे तो आपका कोई समीकरण बन नहीं रहा है, तो आपको समीकरण बनाने के लिए 364 को बराबर के इधर लाना होगा। तो आप 364 को जब बराबर के इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, 364 बराबर में 0, इस टाइप से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या इन सारी चीजों में कोई चीज कॉमन आ रही है, तो दो देखिए इसमें भी है, दो इसमें भी है, और 364 में तो दो है ही है। तो हम ऐसा करते हैं कि दो यहाँ से जो है वो कॉमन ले लेते हैं। तो दो हम अगर कॉमन लेंगे तो इसमें केवल एक्स स्क्वायर बचेगा, इसमें केवल एक्स बचेगा, और यहाँ पर अगर दो कॉमन लेंगे तो दो एकन्नम दो, एक इधर जाएगा आपका, तो दो अट्ठे 16 और दो दूना 4, तो 182 आपका आएगा। और ये ब्रैकेट बंद करके ये बराबर के 0 हो जाएगा। अब ये जो आपने दो कॉमन लिया है ये आपका बराबर के उधर जाएगा, तो इधर तो 0 ही है, यानी ये दो जो है आपका उधर जा करके 0 हो जाएगा। तो आपका इस टाइप से बचेगा केवल इतना मान कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। जगह नहीं ना, इसलिए हम साथ में रफ करते हुए हैं। अब इसको हम अगले स्टेप में लिखेंगे तो फिर नीचे और जगह नहीं बचेगी, तो बस आप समझने पर फोकस करिए। तो ये आपका बचेगा। अब इस जो पर्टिकुलर आपका मान आया इसको हम क्या कर लेते हैं, द्विघात समीकरण की तरह सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर हम इसको रफ कर रहे हैं सारी चीजें, ये वाला जो नीचे लिखा है इसको हम ऊपर लिख के जो है वो सॉल्व करते हैं। और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा जितने भी आपके डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के साथी हैं, जितने लोग परीक्षा देंगे, ताकि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इस पर बेस्ड, ऐसा नहीं कि यही सेम आ सकता है, इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप पेपर में अगर पहले से
समझे होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे तो आसानी से पेपर में कर ले जाएंगे। और किसी की बैक नहीं आनी चाहिए। पूरी हमने इतनी सारी मेहनत आपके लिए की है। पिछली आप क्लासेस मैथ की देखेंगे तो एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन हमने कराए इतने दिनों में। अगर वो सारी चीजें आपने ध्यानपूर्वक पढ़ी हैं तो अच्छे से अच्छा आपका पेपर होगा। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को ऐसे रहने देते हैं, ये एक्स को जो है इस टाइप से ब्रेक कर लेते हैं। 182 मैंने बताया था कि गुणा करने पर 182 आए और जोड़ने घटाने पर नीचे वाली बीच वाली जो वैल्यू है वही है। तो 14 और 13 में आप ब्रेक कर सकते हैं। आप इसे लिख सकते हैं 14x, और यहाँ पर माइनस का साइन है इसलिए माइनस के फॉर्म में ही ब्रेक कर रहे हैं हम। तो 14x माइनस 13x और माइनस का 182 और बराबर में 0। अब देखिए 14 और 13 को गुणा करेंगे तो 182 आएगा, और 14x में से 13x घटाएंगे तो x आएगा। तो बिल्कुल आपका ये सही है। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 14x क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, और x कॉमन लेकर अंदर क्या बचेगा आपका, केवल x बचेगा, प्लस 14x में केवल 14 बचेगा। यहाँ पर देखिएगा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए x के फॉर्म में तो है नहीं, संख्या ही आपकी कॉमन है, और यहाँ पर हमको प्लस का साइन चाहिए इसलिए हम माइनस का कॉमन लेंगे ताकि अंदर ब्रैकेट में प्लस का बचे। तो माइनस का 13 हम कॉमन ले लेते हैं। 13 कॉमन लेने पर यहाँ पर केवल x बचेगा, और ये जो माइनस था ये आपका प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस भी हमने कॉमन ले लिया है। अब 13 में आपने 182 में कॉमन ले लिया तो आपका यहाँ पर 14 बचेगा। 14 गुणे 13 आप करके देख लीजिए, 182 होगा, तो इतना आपका मान बचेगा। बराबर में 0 जो है वो लेते हुए चलते हैं। तो x आपका ये और माइनस 13 और x प्लस 14 दोनों जगह है, तो दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं, यानी कि x प्लस 14 एक साइड लिख लेते हैं, और x माइनस 13 जो है इसको लिख लेते हैं, और बराबर किसके हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार x प्लस 14 को 0 के बराबर रखेंगे, और एक एक बार x माइनस 13 को 0 के बराबर रखेंगे। तो देखिए लगते हैं इसको, हम क्या कहेंगे, x प्लस 14 बराबर 0 है, तो x का मान यहाँ से कितना निकल कर आया, माइनस का 14। एक मान आपका ये निकल कर आया। एक बार हम x माइनस 13 को 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान वहां से 13 निकल करके आएगा, तो एक ये मान आपका निकल के आया। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि धनात्मक में मान एक आपका निकल कर आया और एक माइनस में। तो आपको क्या करना है, जो प्लस वाली संख्या है उसी को लेना है। x का मान आप क्या लेंगे, 13 लेंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब x ही आंसर नहीं है, प्रश्न में कह रहा था दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने ना, तो x का मान तो आपने निकाला है, वो आप ऊपर रखेंगे भी तो पहला धनात्मक जो पूर्णांक है वो आपका कितना निकल कर आ जाएगा, 13 निकल करके आ जाएगा। और दूसरा क्या था, x प्लस 1, यानी कि 13 प्लस 1, यानी कि जो दूसरा धनात्मक पूर्णांक है वो 14 निकल करके आ जाएगा। तो 13 और 14 वो दो संख्याएं होंगी जिनके वर्गों का योग 365 जो है वो होगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपने देखा था स्टार्टिंग में, बहुविकल्पी में आया था। मैंने आपको क्या कहा, आप उसको ऑप्शन से करे थे, 2 सेकंड में आपको प्रश्न को समझने में लगता है। उसके बाद आप बहुविकल्पीय टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको ऑप्शन से करेंगे तो मुश्किल से 30 सेकंड में आप उस प्रश्न को कर सकते हैं। एक्स मान के करते तो कितना समय जो है इसमें लग जाता। और इस टाइप के प्रश्न को आप चेक भी कर सकते हैं कि आपने सही किया है नहीं। तो 13 और 14 संख्याएं निकली हैं। प्रश्न कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग 365 है, तो 13 का स्क्वायर कर लीजिए प्लस 14 का स्क्वायर कर लीजिए, देख लीजिए क्या ये 365 के बराबर है। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर होता है आपका 196, और इन दोनों का योग 365 के बराबर होता है। तो आपका 13 और 14 संख्याएं बिल्कुल सही हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका है 10वां, सेकंड लास्ट प्रश्न है। 11 तक हमने गए थे प्रश्न। तो प्रश्न आपका है अंडर रूट में 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0 है, तो उसके आपको गुणनफल जो है वो बताने हैं। अब देखिए इसको हम करते हैं। सबसे पहले √2x² प्लस जो 7x है हम इसको ब्रेक इस टाइप से करें, वही आपका कि जो 5√2 है इसका आप गुणा आगे वाली संख्या √2 से करेंगे। देखिए 5√2 इंटू रूट, गुणा करेंगे क्या होगा, √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, और गुणे 5 है तो आपका मान 10 आया। यानी आपको 7x को इस टाइप से बनाना है कि गुणा करने पर आपकी वैल्यू 10 आए और जोड़ने पर आपकी वैल्यू 7x आए। जोड़ने पर इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए तो प्लस का जो है वो साइन है। तो यहाँ पर आप 7x को क्या लिख सकते हैं, 5x प्लस 2x के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब 5 और 2 गुणा करने पर 10 और जोड़ने पर आपकी 7x वैल्यू भी आ रही है, और प्लस 5√2 आपका जो है वो यहाँ से आ जाएगा, और बराबर में आपका जो मान है वो आपका 0 जो है वो निकल करके आएगा। ठीक है, इतना हमने सॉल्व कर लिया। अब फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो √2x² है और 5x है, इसमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है, तो दोनों में देखिए x है तो आप यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, हमने ब्रैकेट लगाया। x अगर आप यहाँ से कॉमन ले चुके हैं तो एक आपका तो x बचेगा और √2 बचेगा, √2 बचेगा और केवल एक x बचेगा, प्लस लगाएंगे। यहाँ से x हम 5x से कॉमन ले चुके हैं तो केवल और केवल 5 बचेगा। ठीक है,
प्लस का साइन, अब यहाँ से इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2x और 5 रूट टू में, तो देखिए रूट टू यहाँ पर है, आपको बेसिकली ये चीज बनानी होती है, यहाँ पर अंदर बनाना है, तो आप खुद सोचिए, जब ये अंदर आपको 5 बनाने यानी रूट टू ही आप कॉमन लेंगे तभी केवल 5 बचेगा, तो आप रूट टू को यहाँ से कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 2x में से अगर रूट टू आपने निकाल लिया तो आपका रूट टू बचेगा और x बचेगा, और प्लस 5 रूट टू में से रूट टू निकालेंगे तो आपका केवल 5 जो है वो बचेगा। जिसको ये नहीं समझ में आया है कि 2x में से अगर आपने रूट टू कॉमन लिया है तो केवल और केवल रूट टू एक्स कैसे बचा, उसको भी समझिए। जो रूट टू इंटू रूट टू की जो वैल्यू होती है वो आपकी 2 होती है। अगर अंदर वाला जो 2x है इसे हम क्या लिख दें, रूट टू इंटू रूट टू और इंटू एक्स। अब इसमें से अगर आप रूट टू एक लेंगे तो एक रूट टू बाहर जब आएगा तो आपका बचा क्या, एक रूट टू बचा और एक आपका एक्स बचा, तो वही हमने यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है। तो इतना हो गया, अब इसको करते हैं सॉल्व। आगे आगे सॉल्व करते हैं, तो ये वाला जो रूट टू प्लस रूट टू एक्स प्लस फाइव है, रूट टू एक्स प्लस फाइव है, ये एक साइड हो जाएगा आपका, रूट टू एक्स प्लस फाइव ये एक साइड हो जाएगा, और एक्स प्लस रूट टू आपका दूसरी साइड हो जाएगा, एक्स प्लस रूट टू, इतना आपका जो है वो बचेगा। और साथ में आपका बराबर में जीरो चल रहा था, इसको हम लिखते हुए चलेंगे। अब रूट टू एक्स प्लस फाइव को एक बार जीरो के बराबर रख देंगे तो वहां से एक बार एक्स की वैल्यू, जैसे अभी जस्ट हमने पहले किया था वैसे यहाँ पर भी कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर एक बार रूट टू एक्स प्लस फाइव बराबर जीरो रख लेते हैं, यानी कि इसको एक बार जीरो के बराबर रखते हैं, एक बार इसको। तो पहली बार पे जीरो अगर इसके बराबर रखेंगे तो फिर हम जो पाँच है ये बराबर के उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। और ये जो रूट टू है इसको हम चलिए स्टेप में सॉल्व करके दिखा देते हैं ताकि समझ में आपको क्लियर आए। बराबर 5 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। एक्स का मान निकालने के लिए जो ये -5 है इसके बटे में रूट टू आ जाएगा, तो -5 बटे रूट टू ये पहला एक्स का मान जो है आपका निकल करके आएगा। इसी प्रकार इसको भी देख लीजिए, इसको यहीं लिखा है, इसको यहीं बता देते हैं। तो x बराबर रूट टू बराबर के उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से आपका x का मान माइनस का रूट टू निकल करके आएगा। तो ये दो वैल्यू निकल कर आएंगे, एक ये वाली और एक ये वाली, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न में आपसे गुणनफल जो है वो पूछा गया था, तो इस टाइप से ये दोनों आपके हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। हमने क्वेश्चन इसमें एक बेहतरीन से बेहतरीन रखे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। आप सरल की पेपर में अगर उम्मीद करके जा रहे हैं तो भूल जाइए, पेपर आपका जरूर कठिन ही आएगा, और फोर्थ सेमेस्टर में पूरी उम्मीद है कि पेपर कठिन से कठिन आएगा। देखते हैं हमारा लास्ट प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, लास्ट है इस वीडियो का, कि एक आयताकार हॉल की चौड़ाई उसकी लंबाई की जो है वो 3/4 है, 3/4 है, जबकि फर्श का क्षेत्रफल आपको 768 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हॉल की चौड़ाई आपको जो है वो बतानी है। तो प्रश्न में जो चौड़ाई पूछ रहा है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसी को मान लेते हैं लंबाई और चौड़ाई को। आपको कह रहा है ना कि उस हॉल की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4, तो आप लंबाई को मानिए। कह रहा है तो लंबाई जो है पूरा लिख दीजिएगा कि माना हॉल की लंबाई बराबर एक्स। मैं तो यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको माना करके लिखना होगा। तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, प्रश्न के अकॉर्डिंग आपकी 3/4 एक्स जो है वो हो जाएगी, क्योंकि पहली लाइन आपकी कह रहा है ना कि जो हॉल की चौड़ाई है ये लंबाई की 3/4 है ना, तो लंबाई हमने एक्स माना, तो लंबाई का 3/4 यानी 3/4 एक्स। समझ आ गया होगा आपको। अब प्रश्न में कह रहा है आयताकार है ये, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो अगर इस हॉल का क्षेत्रफल निकालना है तो आप लंबाई गुणे चौड़ाई ही जो है वो लगाएंगे। ठीक है, क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो आपका क्या होता है, वो हमने यहाँ लिखा है, याद जरूर रखिएगा। फर्श का क्षेत्रफल प्रश्न में दे रखा है तो 768 उसकी जगह लिख देते हैं। लंबाई आपकी एक्स है, उसकी जगह एक्स रखते हैं। चौड़ाई आपकी 3/4 एक्स है, उसकी जगह 3/4 एक्स लिखते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x का x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, तो ये x यहाँ से हटा के इसको x स्क्वायर लिख देते हैं। ये वाला 4 जो है उधर जाकर मल्टीप्लाइड में हो जाएगा, और 3 जो है इसके बटे में आएगा, तो कुछ इस टाइप से वैल्यू होगी कि x स्क्वायर बराबर 768 गुणे 4 और बटे में आपका 3। अब 768 को 3 से अगर आप काटेंगे तो ये आपका 2 5 6 256 आएगा, और 256 गुणे 4 करेंगे तो 1024 आएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी 1024 जो है वहां से आएगी। अब 1024 मान यहाँ से आया तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 1024 होगी, स्क्वायर है उधर जाके अंडर रूट में हो जाएगा। अब 1024 किसका अंडर रूट होता है, ये छोटी मोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, वरना आप निकालेंगे तो उसमें समय निकलेगा। तो 32 का आपका स्क्वायर होता है 1024।
x का मान 32 आ गया और प्रश्न में हमने जो लंबाई थी वो x मानी थी, यानी कि अतः आप कहेंगे अतः लंबाई बराबर जो है वो 32। यहां लिख देते हैं लंबाई बराबर 32 और सेंटीमीटर में जो है ये आपकी आएगी। और चौड़ाई आपकी 3/4 x थी, तो चौड़ाई में हम मान x का रख देते हैं। तो चौड़ाई बराबर 3/4 इंटू एक्स बराबर 3/4 गुणे 32। 32 नीचे 4 से कटेगा, 4 8 जा 32 होता है और 8 तिया करेंगे तो 24 होगा। यानी जो चौड़ाई है वो आपकी कितनी निकल के आ जाएगी, वो आपकी निकल कर आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। तो अतः लंबाई आपकी 32 सेंटीमीटर और चौड़ाई आपकी 24 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको सारे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको एक बार में नहीं आए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दोबारा वीडियो को देखिए, चीजों को आराम से समझिए अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया। बाकी अब देख लेते हैं एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर जो भी नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। लास्ट में सभी लोग अपना स्कोर अवश्य बताइएगा कि 11 में से आपके कितने प्रश्न जो है वो सही रहे, और इस प्रश्न का आंसर जरूर बताइएगा जो हम ये पूछ रहे हैं। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न आपका है कि एक माली के पास कुछ फूल हैं, जब वो 25 अथवा 35 फूलों की मालाएं बनाता है तो कोई फूल शेष नहीं रहता है, कम से कम फूलों की संख्या जो है वो कितनी है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। प्रश्न आपको देखने में ना कठिन लग रहा होगा, उतना ही सरल है। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर बताते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।